समास शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस आज से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है करीब आना या पास बैठना। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के परस्पर निकटतम मेल जिससे उनके मध्य के विकार का लोप होकर नवीन शब्द का निर्माण होता है समास कहलाता है। और किसी शब्द का कम से कम दो पदों या शब्दों के रूप में विभाजन समास विग्रह कहलाता है। समास समस्त पद को कहा जाता है, समस्त पद को, ध्यान रहे, समास समस्त पद को कहा जाता है। समास में पद और शब्द ये मिलते हैं, अक्षर वर्ण और ध्वनि ये संधि में मिलते हैं, अक्षर वर्ण और ध्वनि ये संधि में मिलते हैं। समास में पद और शब्द मिलते हैं। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस आज से हुई है। कम से कम दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के परस्पर निकटतम मेल जिससे उनके मध्य के विकार का लोप होकर नवीन शब्द का निर्माण होता है, वो पद सामासिक पद कहलाता है। और किसी सामासिक पद का कम से कम दो पदों या शब्दों के रूप में विभाजन समास विग्रह कहलाता है। मूल रूप से समास चार प्रकार के हुआ करते थे: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मूल रूप से समास चार प्रकार के हुआ करते थे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी, अ, वी, अ और ई। तो मूल रूप से सब था व्यय। व्यय अर्थात खर्च करना। हम बाजार में जाते हैं, किसी दुकानदार को 10 रुपए देते हैं और उससे सामान लेकर के आते हैं। ये हमने क्या किया? व्यय किया। हमने उसे 10 रुपए दिए, उसने हमें सामान दिया, ये हमने क्या किया? व्यय। और अव्यय, अव्यय अर्थात खर्च ना करना। और ई इस बात का द्योतक है कि संबंधित या वाला, यानी अव्यय वाला, खर्च ना करने वाला, अव्यय भाव समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बाद में तत्पुरुष समास के दो अन्य उपभेद हुए, जिसमें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास निकल करके आए, और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें व्याकरणिक कोटियों का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है आमरण। हमारे पास एक शब्द है आमरण, आमरण। अब आ में व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ता है क्या? आ का करें हम ओमरण, औमरण, अंगमरण, अहमरण, उमरण, ईमरण। अर्थात वह शब्द जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जिसमें किसी भी प्रकार की व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव ना पड़े, अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे एक शब्द हमारे पास प्रतिदिन, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, दो पद है इसमें, प्रति और दिन। प्रति, प्रतिदिन, पूर्तिदिन, पुतुदिन, पेते दिन, पैतई दिन, पौतो दिन, पौतौ दिन, पंगतंग दिन। अर्थात वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो और जिसमें लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। अब इसके नोट में लिखेंगे, उपसर्ग युक्त ज्यादातर शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग युक्त ज्यादातर शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। शब्द की पुनरावृत्ति, कोई भी शब्द एक से अधिक बार आ गया तो उसमें भी अव्ययभाव समास आएगा। जैसे
भरपेट, मारामारी, भागम भाग, नोट, ये चीज हमने लिखी है नोट पे। अविभाव समास की परिभाषा तो हमने लिखी, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अविभाव समास कहलाता है। उसके नोट नंबर 1 में हमने लिखा उपसर्ग युक्त ज्यादातर शब्द अविभाव समास में आएंगे। नोट नंबर 2 में हमने लिखा शब्द की पुनरावृत्ति, कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है तो उसमें कौन सा समास आता है? अविभाव समास आता है। नोट नंबर 3, कुछ शब्द निर्माण की दृष्टि से तो अविभाव समास में आते हैं, कुछ शब्द निर्माण की दृष्टि से तो अविभाव समास में आते हैं, मगर अर्थ की दृष्टि से अपना स्वरूप खो करके अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, वहां पर वो समास बहुब्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास का खुद का कोई भी उदाहरण नहीं होता है। बहुब्रीहि समास को ऐसा माने कि बहुब्रीहि समास अपने आप में एक इस तरह का पात्र है जहां पर अन्य सभी समास के उदाहरण जो अपना स्वरूप खो करके अन्य अर्थ प्रदान करेंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। कैसे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे ये एक दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है। इसमें हमने देखा दो शब्द है जो मूल रूप से उनमें उपसर्ग भी है और वो सारे गुण है, लेकिन वो अर्थ की दृष्टि से अपना स्वरूप खोते हैं। जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, शब्द युग में बहुत सी बार पूछा जाता है कुल और कूल, कुल और कूल। कुल अर्थात योग, कुल अर्थात योग, कुल अर्थात वंश, कूल, कूल अर्थात किनारा, कूल अर्थात किनारा। तो अनुकूल, अब ये जैसे कोई दो औरतें जा रही है पानी भरने के लिए, ये कुआं है और यहाँ से ये पानी भरने के लिए आ रही है और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ये झोंपड़ी है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं और ये नाव है, ये नाव है वो क्या है? कुल के पास है, किनारे के पास है, अनुकूल। और ये नाव है वो किनारे के दूर है। तो प्रतिकूल अर्थात विपरीत, प्रतिकूल अर्थात विपरीत। लेकिन प्रतिकूल का हम तो अर्थ लेते हैं विपक्ष में, प्रतिकूल का हम अर्थ किस में लेते हैं? विपक्ष में। और अनुकूल का अर्थ हम क्या लेते हैं? पक्ष में। ये मेरे अनुकूल है अर्थात ये मेरे पक्ष में है, ये मेरे प्रतिकूल है अर्थात ये मेरे विपक्ष में है। तो हमने अब तक पढ़ा समास, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। और वह समास जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति हो, अव्ययभाव समास का उदाहरण बन जाएगा। वह समास जिसमें ज्यादातर उदाहरण उपसर्ग युक्त आ जाए, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निर्माण की दृष्टि से तो अव्ययभाव समास में आते हैं, मगर अर्थ की दृष्टि से अपना स्वरूप खोते हैं, अन्य समास में
चले जाते हैं। हाँ, तो अब तक हमने पढ़ा अव्ययभाव समास को। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास अर्थात उपसर्ग युक्त ज्यादातर शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं, और शब्द की पुनरावृत्ति पर भी अव्ययभाव समास होता है, और कुछ शब्द जो निर्माण की दृष्टि से तो अव्ययभाव समास में आते हैं, मगर अर्थ की दृष्टि से अपना स्वरूप खो करके अन्य समास में चले जाते हैं, अव्ययभाव समास कहलाते हैं। उसके बाद में बात आती है तत्पुरुष समास की। वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के दो अन्य उपभेद भी है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कई बार इस तरह से प्रश्न भी आता है कि कौन सा समास है जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, और विकल्प में आता है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और सभी। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाता है सभी। और यदि विकल्प में आ जाए वह समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और किसी अन्य समास का नाम जैसे बहुव्रीहि समास, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा में हम पढ़ते हैं वह समास जिसमें कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों का लोप हो जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। वह समास जिसमें कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों का लोप हो जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि तत्पुरुष समास से इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद कौन से हैं। तो अन्य 6 उपभेद है जिसमें कर्ता एवं संबोधन को छोड़ दे। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कुछ उदाहरण हमारे पास, मालगाड़ी, इसका यदि हम समास विग्रह करें, मालगाड़ी किसे कहेंगे, तो हमारे पास विकल्प आते हैं 6। माल को गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल से अलग होना गाड़ी, माल की गाड़ी या माल में गाड़ी। तो माल को ले जाने वाली गाड़ी, तो यहां पर हो जाता है कर्म तत्पुरुष समास। वहीं बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, विकल्प हमारे पास 6। बैल को ले जाने वाली गाड़ी, बैल से या बैल के द्वारा, बैल के लिए गाड़ी, बैल से अलग होना, बैल की गाड़ी तो होती ही नहीं है, और बैल में गाड़ी, बैल के अंदर तो गाड़ी होती ही नहीं है। तो बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। अब आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किसे कहेंगे, रेल को गाड़ी, रेल से गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, रेल से अलग होने वाली गाड़ी, रेल के की गाड़ी, रेल में गाड़ी। दरअसल सबसे पहले तो हम ये समझे रेल किसे कहते हैं, वो इंजन और उसके पीछे चलने वाली डिब्बे, वो पूरी रेल है? नहीं, रेल वो पटरियां हैं जहां पर गाड़ी चलती है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, जी हां, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। रेल पर चलने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, हाथ को गाड़ी, हाथ से गाड़ी, हाथ के लिए गाड़ी, हाथ से अलग होना गाड़ी, हाथ का गाड़ी, के गाड़ी, की गाड़ी, हाथ में गाड़ी। तो इसका हो जाएगा हाथ के द्वारा खींची जाने वाली, हाथ के द्वारा खींची जाने वाली या हाथ के द्वारा धक्का देकर चलाई जाने वाली गाड़ी। तो के द्वारा यानी कर्ण तत्पुरुष। उसी तरीके से हमारे पास एक उदाहरण और है, रसोई घर। रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई का घर, रसोई को घर, रसोई से घर, रसोई के लिए घर, रसोई का के की गा गेगी रारेरी या रसोई में घर। रसोई किसे कहते हैं, ईंट चूने पत्थर से बना हुआ वो ढांचा, उसे ही तो रसोई कहते हैं जहां पर हम खाना बनाते हैं, जहां सिलेंडर रखा होता है। तो फिर कभी अमावस्या या कोई ऐसा दिवस आता है जब हम मंदिर में जाते हैं और रसोई देने के लिए जाते हैं, तब हम थाली में क्या, ईंट चूना पत्थर सिलेंडर लेकर जाते हैं? जी नहीं, वो कच्चा पदार्थ, वो रॉ मटेरियल,
वो आटा, वो नमक, वो चीनी जिसको लेकर के हम जाते हैं, हाँ वो रसोई उसके निर्माण के लिए। कई बार घर में जब होली या दीपावली आती है, हम रंग रोगन कराते हैं, तो किसी अन्य कमरे में हम रसोई को शिफ्ट कर लेते हैं, तब हम खाना बनाते हैं। रसोई घर तो रसोई ईंट चूने पत्थर से बना हुआ ढांचा नहीं है, रसोई है वो कच्चा पदार्थ है। तो रसोई के निर्माण के लिए, घर के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष। वहीं गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा, गुरु में दक्षिणा, गुरु पे दक्षिणा, क्या होगा? तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान। वहीं एक शब्द है दही बड़ा, तो दही का बड़ा। जैसे हम आपको 5 किलो दही देते हैं, क्या आप उसका दही बड़ा बना सकते हो? नहीं बन सकता। तो दही बड़ा किसे कहेंगे? दही को बड़ा, दही से बड़ा, दही के लिए बड़ा, दही से अलग होने वाला, दही में जी हां, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। उत्तर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अब बात करते हैं तुलसी कृत। तो तुलसी को कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के लिए कृत, तुलसी से अलग होने वाला, तुलसी का के की, तुलसी में कृत। तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित रामचरितमानस। जी हां, तत्पुरुष समास में कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जो नए तत्पुरुष के रूप में भी आते हैं। मूल रूप से यह संस्कृत भाषा का प्रकरण है, लेकिन कई बार हिंदी भाषा में भी इसकी चर्चा की जाती है। नए तत्पुरुष विलोमार्थी शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। ए अथवा ना या नए, इस तरह के जो अक्षरों का प्रयोग होता है, वहां पर नए तत्पुरुष का भी प्रयोग होता है। नए तत्पुरुष जहां नहीं होता है, वहां क्या होता है? अविभाव समास होता है। अब मान लो हमसे कोई पूछ ले, आप कहां के रहने वाले हो? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 चूरू और ऑप्शन 4 सरदार शहर। अब क्या हम भारत के रहने वाले नहीं हैं? क्या हम राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं? क्या हम चूरू के रहने वाले नहीं हैं? तो फिर उत्तर सरदार शहर क्यों? क्योंकि सबसे करीबी उत्तर वही हो जाता है। तो यहां पर करीबी उत्तर है वो नया तत्पुरुष निकल करके आता है। समाज के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।